उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 साल बाद एशिया का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है। ज्यादातर ऑटोमेकर्स फ्यूचर विजन के साथ अपने नए मॉडल्स को लेकर ऑटो एक्सपो में पहुंचे हैं। ऑटो एक्सपो 2023 का आज आगाज हो गया है, तो कौन सी कंपनी ने कौन से मॉडल पेश किए हैं, देखिए। नई चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया है, या यूं कहिए कि एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो का आगाज हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी वहां लग्जरी कारों से लेकर आम आदमी के लिए किफायती और भरोसेमंद गाड़ियों के ब्रांड नजर आ जाएंगे। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में गाड़ियों की इस प्रदर्शनी में कई दिग्गज ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन ने आज अपने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स शामिल हैं। अब तक इंडिया में आपने जो कार्गो ऑटो देखे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से देखे होंगे, लेकिन आज ऑटो एक्सपो 2023 में ग्रीव्स कॉटन ने एक बिल्कुल नई तस्वीर कार्गो ऑटो की पेश की है। इसे आप देखिए, बिल्कुल अलग तरीके की, और देखकर लगता ही नहीं कि कार्गो ऑटो है। बेहद खूबसूरत, और जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है उससे मालूम पड़ता है कि चाहे ड्राइवर हो या फिर कार्गो हो, वो बहुत सेफ रहेगा। हमारे साथ संजय बहल जी हैं। सर, क्या कुछ खासियत है इसकी? इनफैक्ट एक काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, पूरा इलेक्ट्रिक कार्गो सिस्टम है। हमने देखा कि मार्केट में जो डिमांड आ रही है, पेलोड जो है पीछे कार्गो में, वो पहले 130-140 क्यूबिक फीट में आता था। अभी डिमांड आ रही है काफी बड़ी, क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ गया है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम बहुत हो रहा है, 3P लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं। तो इसका जो हमने पेलोड सिस्टम है वो हमने 170 से 180 क्यूबिक फीट किया, तो करीब 20 से 30% एडिशनल पेलोड है। कंपनियों का दावा है कि ये सभी गाड़ियां लुक के साथ साथ परफॉर्मेंस तक में शानदार हैं। ग्रीव्स के अलावा ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी की कंसेप्ट कार EVX भी लॉन्च की गई। इसके अलावा MG हेक्टर की नई कार से भी पर्दा उठा। ऑटो एक्सपो 2023 का पहला दिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम रहा। कई बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, MG हो या फिर हुंडई हो, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही लॉन्च किया या फिर नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनवील किया है। MG की हम बात करें तो उसने भी आने वाली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनवील किया है यहाँ पर, और किया ने भी अपनी कॉम्पैक्ट EV9 को अनवील किया है, वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। इस ऑटो एक्सपो की खास बात यही है कि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस बार पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की गाड़ियों पर फोकस ना करके पूरी तरह से पेट्रोल के विकल्प क्या हो सकते हैं, वो कितने बेहतर हो सकते हैं, खासकर आने वाले वक्त में उसकी एक झलक आज कम से कम ऑटो एक्सपो के पहले दिन दिखाई पड़ी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हो, चाहे वो व्हीकल हो, 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, सभी में आज EV का दबदबा देखने को मिला। 2023 एक्सपो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एक्सपो में मारुति ने EVX नाम से अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV कंसेप्ट कार पेश की है। कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल पाएगी। इसके बाद MG मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV यानी ज्यादा लोगों को ले जाने वाली गाड़ी लॉन्च की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 0 से 100 की रफ्तार महज 4 सेकंड में पकड़ लेती है, और सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 500 किलोमीटर से ज्यादा तक चल सकती है। इसके अलावा MG ने ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक SUV MG5 भी लॉन्च की है। इस गाड़ी पर सिंगल चार्ज में 525 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। MG के अलावा बड़े ब्रांड्स में किया मोटर्स ने फ्यूचर मोबिलिटी कंसेप्ट पर कियो KA4 और EV9 नाम से 2 इलेक्ट्रिक कारें पेश की हैं। वहीं मारुति फैक्स फ्यूल वाली वैगनआर भी लेकर आई है, जो 80% तक एथेनॉल मिक्स ईंधन से चलेगी। इस एक्सपो में 4 चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के बादशाह भी पहुंचे, और शो के पहले दिन शाहरुख खान ने हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV IONIQ 5 पर से पर्दा उठाया। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। कंपनी का कहना है कि IONIQ 5 को केवल 18 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्मित हुंडई मोटर्स की इस प्रीमियम कार में 72.6 kWh की बैटरी पैक दी गई है।
ये बैटरी 214 bhp का पावर और 350 Nm का टार्क जनरेट करती है और फुल चार्ज होने पर इस एसयूवी में 631 किलोमीटर का सफर किया जा सकता है। I would like to congratulate Hyundai for completing 25 to 26 years here in India, and I'm also fortunate enough to have tagged along with them for 25 years as the brand ambassador. जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझको ऐसा महसूस हुआ कि 25 साल फिर भी नॉर्मल साउंड करता है। A quarter of a century I have worked for Hyundai. 18 जनवरी तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में फिलहाल शुरुआती 2 दिन पब्लिक की एंट्री नहीं है। 12 जनवरी तक मीडिया के लिए और 13 जनवरी को बिजनेस क्लास के लिए रखा गया है। इसके बाद आम आदमी लग्जरी गाड़ियों की इस चमचमाती दुनिया का दीदार कर पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। कार निर्माता बड़ी बड़ी कंपनियों की कई नई गाड़ियों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस बार के ऑटो एक्सपो को अगर हम इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस ऑटो शो में शो स्टॉपर रही टाटा की सियरा। टाटा सियरा का ईवी कंसेप्ट है जिसे कंपनी ने 20 साल बाद वापस पेश किया है। इस 3 डोर मॉडल को कंपनी ने 1991 में लॉन्च किया था और 2000 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। एसयूवी के इलेक्ट्रिक अवतार में भी इसका मूल डिजाइन कंपनी ने बरकरार रखा था। इसके अलावा टाटा ने इलेक्ट्रिक एक्सक्लूसिव एसयूवी कर्व को भी लॉन्च किया है, यानी ये टाटा की पहली कार है जिसे पेट्रोल या फिर डीजल की जगह सीधे इलेक्ट्रिक वर्जन मिलाया गया है। ऑटो एक्सपो में टाटा ने अपनी प्रीमियम एसयूवी हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया है। वहीं अवेन्या प्रीमियम ईवी को कंपनी ने ऑटो शो में लाया है और इसे 2025 तक लॉन्च करने की बात कही जा रही है। निर्माताओं का कहना है कि इसे कस्टमर की जरूरत के हिसाब से ही कस्टमाइज किया जा सकता है। फ्यूचर कार मेले में मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया भी पहुंचे, देखिए वहां से उनकी रिपोर्ट। किया ने अपनी कॉन्सेप्ट व्हीकल को भी लॉन्च यहां पर किया है, अनवील किया है। बेसिकली हमारे साथ हरजीत सिंह बरार जी है। सर, कॉन्सेप्ट कार है, अभी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर हम फ्यूचर कार की बात करें तो आने वाले वक्त में ये भी एक ईवी है। ईवी में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ नया होगा? देखिए, ये किया EV9 कॉन्सेप्ट किया का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोजिंग पर्सनालिटी है इसकी, एक टैंक की तरह लगता है। लेकिन जब आप अंदर देखेंगे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डिजिटाइज्ड और बहुत ही लग्जूरियस कार है। जहां तक आने का सवाल है, अभी हम ऑटो एक्सपो के अंदर फीडबैक ले रहे हैं कि लोगों को इसमें अंदर क्या पसंद है, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, और उनके फीडबैक के बेस और क्या प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइस पॉइंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब फीडबैक ले रहे हैं हम ऑटो एक्सपो के दौरान, और इसके फीडबैक के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको कब लॉन्च करा जा सके। और एमजी ने इंडिया में अपनी पहली लॉन्च होने वाली हैचबैक कार यहां पर दिखाई है, अनवील करी है। हमारे साथ राजीव छाबा जी हैं, एमडी एमजी के। सर, क्या कुछ खासियत है इसकी? देखने में तो बहुत खूबसूरत है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन, कितना पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये? तो I'll say कि हमने आज यहाँ 4 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई हैं, उसमें से एक ये है। ये अभी लेटेस्ट ग्लोबल लॉन्च हुई है, जिसका हमने अभी यूरोप में इसको लॉन्च किया है। ह्यूज सक्सेस मिल रही है वहाँ पर। विद इन 2 months वी हैव गॉट 20,000 बुकिंग्स इन यूरोप। ये जो है प्लेटफॉर्म है, इस द लेटेस्ट आर्किटेक्चर है इसका, और इसके जो फीचर्स हैं, कनेक्टेड कार, रेंज एंड सेफ्टी, यूरो एंड कैप में 5 स्टार सेफ्टी है। तो this car is probably one of the latest cars in the world, you can say, not only from MG in general in terms of technology and features and range. तो ये गाड़ी अभी हमने लॉन्च नहीं कर रही है, अनवेल कर रही है, दिखाई है, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको हम इंडिया में लॉन्च करने की सोच सकते हैं, बट अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। कंपनी ने इसको इंडियन मार्केट में लाना है कि नहीं लाना है डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर ये इंडियन मार्केट में आती है तो जाहिर तौर पर एमजी की पहली हैचबैक कार होगी। कैमरामैन सत्य के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जोशीमठ की, जिसे बचाने के लिए प्रशासन की टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब जोशीमठ का मौसम बिगड़ने लगा, तब
हर कोई वहां परेशान हुआ, जिससे वहां खतरे की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की इस आशंका के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जमीन धंसने से इमारतों में आई ये दरारें हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही हैं। मकान, दुकान और होटल सब इस वक्त इन दरारों की जद में आ चुके हैं। ऐसे में जोशीमठ को बचाने की मुहिम में जुटी टीमें इमारतों में इन दरारों को नापने में जुटी हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मलारी इन और माउंट व्यू में आई दरारों को नापा गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दरारें और चौड़ी तो नहीं हो रही। यहाँ पे डाटा कलेक्ट हो रहा है प्रतिदिन का, और शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे हमें ये काम दिया गया है कि प्रतिदिन का मेजरमेंट लिया जाएगा और उसके बाद आकलन किया जाएगा, फिर मैचअप किया जाएगा कि प्रतिदिन किस तरह मतलब किस स्थिति से दरारें बढ़ रही है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या अभी आपके हिसाब से लग रहा है कि अभी तो फिलहाल स्टेबल है सब, लगभग हर जगह का हमने लिया है मेजरमेंट, फिलहाल स्टेबल है। कहीं कहीं जगहों पे थोड़ा सा है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा बढ़ा है, कहीं पे बढ़ा है। जोशीमठ में पल पल बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को लगातार राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है और प्रशासन भी लोगों से दरारों की गिरफ्त में आए मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। हालांकि जोशीमठ को बचाने की इस मुहिम के बीच वहां का मौसम भी बिगड़ गया है। कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह वहां हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। अब इसीलिए देखिए, ऊपर से एक तो मौसम खराब है और कभी भी बर्फबारी या तेज बरसात हो सकती है, तो अब ये तमाम लोगों के लिए यहाँ पर शेल्टर लगाया जा रहा है। अब देखिए, ये वो जगह है और हम कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये जो आप दरारें देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कल से ज्यादा फिर एक बार बढ़ गई, यानी वक्त के साथ ये दरारें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों चमोली और जोशीमठ में आज और कल बारिश हो सकती है। जोशीमठ के हिमालयन रेंज में आज घने बादल दिखाई दिए सुबह, तो ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो गई। असर ये हुआ इसका कि जोशीमठ के शहर में जहां आपदा जैसी स्थिति है, वहां पे बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मौसम विभाग के अनुसार कल हालात और खराब हो सकते हैं, जब मॉडरेट रेन रहने की संभावना है और घने बादल पूरे जोशीमठ में और चमोली जिले में छाए रहेंगे। ऐसे में जोशीमठ पे जो आपदा आई हुई है, उसके बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाता है और यही वजह है कि सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में है। बारिश की संभावनाओं और खराब मौसम के कारण राहत कार्य में जुटी एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ साथ वो सैकड़ों परिवार भी चिंता में हैं, जिनके मकानों की दीवारें जर्जर हैं और घर की जमीन धंस रही है। इन हालात को देखते हुए जोशीमठ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर बारिश के चलते कोई हादसा पेश आता है तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से राहत सामग्री भी वहां भेजी गई है। जो लोग इस इमारत के पीछे उस हिस्से में है जहां पर धंसाव शुरू हो रहा है, वहां से छोड़कर जा चुके हैं। लगभग 90 परिवारों को अब तक यहां से हटाया जा चुका है, उन्हें सुरक्षित कैंपों में रखा गया है। नगर पालिका है, कई सारे होटल्स हैं, यहां तक कि ऊपर जो सुनील गांव, वहां के भी गांव वालों को आसपास के होटल में रख लिया गया है ताकि उनकी व्यवस्था वहां कर दी गई है। इस बीच आज हमने देखा है कई सारी गाड़ियां जो आपदा बचाव का सामान होती हैं, राहत सामग्री है, मुख्यमंत्री राहत सामग्री वो सब लेकर के पहुंची हैं यहाँ पर, तो वो मदद के लिए लगभग सभी एजेंसियां तैयार हैं। अब हम इस बीच देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीमें हैं, वो भी यहाँ पहुंची, एसडीआरएफ पहुंची हैं। तो जैसे डिमोलिशन का काम शुरू होगा, ये असेसमेंट होगा कि आसपास नुकसान कितना हो सकता है, तो मदद के हर संभव हाथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में इस वक्त करीब 700 जर्जर इमारतों की पहचान कर उन पर लाल पेंट से निशान लगाया जा चुका है, ताकि लोग इन इमारतों से दूर रहें। वहीं राज्य और केंद्र की टीमें भी एक्सपर्ट की मदद से लगातार जोशीमठ को उजड़ने से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, जिसमें सरकार लोगों से भी सहयोग की अपील कर रही है। जोशीमठ से आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ सरकार जोशीमठ को संकट से उबारने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ बेघर लोग मुआवजे की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
मुआवजे को लेकर दोनों पक्षों का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तमाम सारे लोग कल रात से यहाँ धरने पर, प्रदर्शन पर बैठ गए थे, तो अभी क्या मांग लेकर के बैठे? क्योंकि ये तो कह तो रहे वही बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग, हमारी वही मांग है। और सेटलमेंट वाली जो व्यवस्था है वो लंबी हो सकती है। अब तत्काल में जरूरत यह है कि आप लोग यहाँ से जाएं, कम से कम जान को खतरा ना हो। जी जी जी, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जितने हजारों हजार लोग बेघर हो चुके हैं उनका बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हो जाए, तो ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी से दूसरे को खतरा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। जोशीमठ में मौजूदा हालातों को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड शासन के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस समय लोगों में रोष है कि जो मुआवजा सरकार दे रही है वो काफी नहीं है, जैसे 1,30,000 रुपए पर घर की जो बात सामने आ रही है, या होटल मलारी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से सरकार प्लान कर रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आपके पास कोई विस्थापन प्लान नहीं है, क्या हम एक दिन में ऐसे ही घर छोड़ के चले जाएं? पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है वो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत, और ये अंतिम नहीं है। और ये फौरी तौर पर उनकी जो जरूरतें होती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं, लोगों को दूसरी जगह रुकना पड़ रहा है, और उनकी घर अगर रिस्क में है तो उनको एक टेम्परेरी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और टेम्परेरी शिफ्टिंग में अपने सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी, किराए के मकान लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक इमीडिएट मनी की जो जरूरत होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो फाइनल रिलीफ या रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। अब फाइनल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली होगी। वहां पर मार्केट रेट में लोगों को कॉम्पनसेट किए गए थे, यहां भी मार्केट रेट के बराबर में कॉम्पनसेशन दे दिए जाएंगे। ये बात उनको क्लैरिफाई कर लिया गया है। तो जोशीमठ के लोगों की परेशानी और उनकी मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने भी अपनी बातें सीएम के सामने रखी। लोगों की बातों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कि अभी तक कंपनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, आप उनको किस तरह से अश्योर करना चाहेंगे? देखिए, पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, राज्य की सरकार भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार। और हमने अंतरिम रूप से कुछ मुआवजे का ऐलान किया है, मुआवजा देने की बात करी है, उसको हम जल्दी देंगे। अभी पुनर्वास के लिए, आगे के लिए जो भी सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, जो सबसे अच्छा वे हो सकता है, हम उसको करेंगे और हर प्रकार से सब लोगों को सहायता देंगे। जोशीमठ के जिन 2 होटल्स को सबसे पहले गिराने की बात हो रही है उसमें साल 1990 में बना होटल माउंट व्यू और साल 2011 में अस्तित्व में आया होटल मलारी इन है। जमीन धंसने की वजह से एक दूसरे से सटे दोनों ही होटल्स लगातार पीछे की ओर झुकते जा रहे हैं। जान की हानि ना हो इसके लिए जोशीमठ की पहचान बन चुके दोनों ही होटल्स को गिराने का फैसला लिया गया, ताकि खुद गिर जाने की स्थिति में वो आसपास खड़े दूसरे मकानों के लिए संकट ना बन जाए। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन की ऊंचाई जिन मकानों के लिए संकट का सबब बन गई है, वहां से हालात की जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज। हमारे ठीक पीछे जोशीमठ के 2 होटल्स माउंट व्यू और मलारी इन है। इन्हीं 2 होटल्स का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए एसडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पे है। अगर इन होटल्स को नहीं तोड़ा गया तो धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जा रहे हैं और खतरा यह है कि पूरे जो मकान इस टेरेन में नीचे बसे हुए हैं उसको डैमेज कर देंगे दोनों होटल्स। लेकिन इस वक्त वहां पे जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है और उस धरना प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हैं जो इन घरों में रहते थे और इनके घरों की भी जो तस्वीर है भयावह है। उनका कहना है कि धामी सरकार सबसे पहले लिखित में कंपनसेशन का अश्योरेंस दे और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम क्या होगा इसका भी अनाउंसमेंट हो। हम लोग उस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हमें बताया जा रहा है बहुत तबाही यहां हो चुकी है, भारी नुकसान हुआ है इस घर के अंदर और खतरा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ के जो ओनर्स थे वो लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ जो गैप है मैं आपको बता दूं, पिछले 4 दिनों में ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार ये मकान
पीछे की तरफ झुकता जा रहा है और नुकसान यहां पे बढ़ रहा है। और घर के जो मालिक हैं वो अभी भी अपना सामान समेट रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि अगर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आए और जो नुकसान हुआ है यहां पे वो समझा पाए। नीचे बता रहे हैं वो स्थिति नीचे और भी ज्यादा खराब है और ये घर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकता जा रहा है, यानी कि कभी भी जो बारिश का खतरा है, स्नोफॉल का खतरा है, उसके बाद ये घर कभी भी जमींदोज हो सकता है। अभिषेक को मैं कहूंगा संभल के वो इस तरफ पे आए, इस छोर पे आए। यहां आप हालात देखिए किस तरह के हालात हो रखे हैं। ये दीवारों पे क्रैक्स देखिए और सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। अभिषेक को मैं कहूंगा इस तरफ आके वो दिखाएं। ये पिलर घर से अलग हो गया है, बिल्कुल बाहर आ गया है। जो पिलर घर को सपोर्ट देता है वो अलग हो गया है। पूरा का पूरा ये जो फर्श है वो नीचे की तरफ धंस गया है और खतरनाक है। मैं कहूंगा अंकल आप इधर आ जाएं, खतरा है उस तरफ। और एक तस्वीर मैं अभिषेक को कहूंगा वो आपको और दिखाएं। प्रोटेक्शन वॉल जो बनाई गई थी और जो जोशीमठ में इस वक्त लगातार खतरा जो हो रहा है, जो भूधसाव की घटनाएं हो रही हैं, उसका ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप देखिए प्रोटेक्शन वॉल दे के अच्छी तरह से इस पूरी जगह को भर के उसके ऊपर मजबूत नींव के साथ ये घर बनाया गया था, लेकिन जब जमीन ही अंदर से खिसक गई तो प्रोटेक्शन वॉल ने हिम्मत हार ली और पूरा का पूरा जमीन जो है वहां धंस गया है, जिसकी वजह से फर्श टूट के नीचे चला गया है, पिलर टूट गया है और ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ही कमजोर हो गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पूरा हवा में इस वक्त एक तरह से है। ग्लेशियर के पास बसे शहर में शामिल जोशीमठ पर खतरे के बादल मंडरा तो रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंधाधुंध और बेतरतीब निर्माण की वजह से पैदा हुए संकट के बीच भी जोशीमठ के लिए उम्मीद बाकी है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक एसपी सतीश जोशीमठ के पहाड़ों की कमजोर होती नींव को मजबूत बनाए रखने के तरीके भी बता रहे हैं। अव्वल तो जो शहर में बेतरतीब जो फैलाव है, प्रशासन को उसको नियंत्रित करना चाहिए। कोई मानकों की बड़े पैमाने पर अवहेलना होती है। एक बात और बताऊं मैं आपको, पहाड़ों में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मानकों के विपरीत है, बिना किसी मानक के हुए हैं। ये सरकारी भी हैं इसमें और उनके भी हैं प्राइवेट भी। इसके अतिरिक्त ये भी है कि पहाड़ों में पिछले 40-50 साल में इंक्रोचमेंट हुआ है। जो नाजायज जो सरकारी भूमि है उन पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बहुत ज्यादा। उसका डिमार्केशन करेंगे तो आधे पहाड़ खाली हो जाएंगे। ये भी है। ये लगातार ये अवहेलनाएं तो हम झेल रहे हैं। हमने 2013 की आपदा में देखा कि 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसने ये देखने के लिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण इस जो आपदा ये आई, आपदा के जो विराटता है उसमें कितनी वृद्धि हुई भी कि नहीं हुई, इसको देख उसने एक सॉलिड रिकमेंडेशन दी, साइंटिफिक बेस्ड रिकमेंडेशन दी। उसने कहा कि भैया कम से कम हायर हिमालय के ऊपर के जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनको बैन कर देने चाहिए। विश्व में तमाम तरह की स्टडीज आ रही हैं। 2021 में अभी वो नेचर जियो साइंस में एक पेपर आया है और कई और पेपर आए। बड़े वैज्ञानिकों ने, विश्व के बड़े वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के एरा में, क्लाइमेट चेंज के आलोक में उच्च हिमालय क्षेत्र बहुत संवेदनशील हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, मलबा छोड़ रहे हैं घाटियों में। वो किसी भी बारिश की दशा में वो नीचे को मोबिलाइज होगा तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खुद भी तहस नहस होंगे और डाउन स्ट्रीम में तहस नहस करेंगे। इस आधार पर इस रिकमेंडेशन, ये रवि चोपड़ा कमेटी जो हाई पावर कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2013 में बनी थी, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि ये न किया जाए। कोर्ट में दाखिल हुआ वो। हम डरा नहीं रहे, हमारा उद्देश्य डराना नहीं है, आगाह करना है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से आसमान में अपनी हवाई ताकत का प्रमाण दिया है। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हर बार की तरह इस मिसाइल ने एक बार फिर से लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। मिसाइल परीक्षण में मिल रही भारत की लगातार कामयाबी से पड़ोसी मुल्कों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। हाल के वक्त में एक चीज जो युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से बदली है वो है 2 चीजों पर प्रमुखता से निर्भरता, जिसमें ना सिर्फ ड्रोन, इसके अलावा मिसाइल पावर पर भी निर्भरता बढ़ी है।
और यही वजह है कि भारत इन दोनों तकनीकों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। कल इसी को लेकर एक सफल परीक्षण किया गया जिसमें पृथ्वी 2 का एक टेस्ट किया गया, लेकिन ये टेस्ट दूसरे टेस्टों से अलग इसलिए है क्योंकि एक यूजर ट्रेनिंग टेस्ट है। यानी यूजर ट्रेनिंग मतलब यानी जो कमांड इसको इस्तेमाल कर रही है, ये टेस्ट उसकी तरफ से किया गया है। पृथ्वी 2, हालांकि पृथ्वी के कई वेरिएंट है जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये ऐसे वेरिएंट हैं जो लगातार भारतीय सेना में या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय स्ट्रेटेजिक कमांड पर या फिर उनके स्ट्रेटेजिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्लासिफाइड रखी जाती है, लेकिन अब इसके 2 का परीक्षण करने के पीछे का मकसद ये था कि आखिरकार जो यूजर्स हैं, यानी जिसको इसको चलाना है, जिनके पास इसकी पूरी तकनीक या फिर इसके पास इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, उनको इसके बारे में पता हो, उनको इस बारे में पता हो कि आखिरकार इसके इस्तेमाल को कैसे करना है, कब करना, और अगर टेक्निकली इसका इस्तेमाल करना है तो कहां पर किया जा सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो इसकी एक्सटेंडेड वर्जन यानी इसके वर्जन के जो रेंज है वो पहले ही 250 से 350 किलोमीटर कर ली गई थी, लेकिन अब इसको यूजर ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी वो कमांड जो लगातार इसके इस्तेमाल को इसके पास रहेगी वही इसका इस्तेमाल कर रही थी। पृथ्वी 2 के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है और यही वजह है कि इसको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है। इसकी रेंज करीबन 350 किलोमीटर की है, इसका वजन 500 से 1000 केजी का बताया जाता है। लेकिन सबसे खास बात ये कि ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी इसको एक बार चलाने के बाद ये दुश्मन के उन इलाकों को या फिर उन पॉइंट्स को बर्बाद कर सकती है जहां से लगातार हमको थ्रेट परसेप्शन मिल रहा हो। पृथ्वी 2 के सफल परीक्षण को लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके आने वाले वक्त में अगर इसको अलग अलग फोर्सेस को दिया जाता है या फिर अगर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक कमांड के अलावा दूसरी जगहों पर इसको डिप्लॉय किया जाता है तो फिर इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये ट्रायल उसी को लेकर था। भारत लंबे समय से अपनी मिसाइल पावर को इसी तरीके से बढ़ा रहा है और पृथ्वी भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है और इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर यही कहा जा रहा है कि इसके न सिर्फ ऐसे परीक्षणों के बाद इसके और भी इस पर काम किया जा रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में इसको ऐसी जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा जहां से भारत को किसी खतरे को महसूस करना है या फिर आप कह सकते हैं जहां से भारत को थ्रेट परसेप्शन लगातार मिल रहे हों। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।